अबाउट स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आज हम तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज स्कोप, क्षेत्र क्या होता है, ये सामान्य जीवन से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो उसका क्या स्कोप है, जो भी आप आजीविका या जॉब या एम्स डिसाइड करते हो उसमें स्कोप क्या है। इट मीन्स ये ठीक वैसे ही है कि आपका एरिया क्या होगा, आपका स्पान क्या होगा, दायरा क्या होगा, क्षेत्र, उसको क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ एज ए डिसिप्लिन जब हम स्कोप की बात करते हैं तो यह इस स्वरूप में अभिव्यक्त करता है कि हमारा विषय या अनुशासन कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करेगा, उसका कंटेंट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, इन सब के बारे में परिचर्चा की जाती है। इट मीन्स द स्टडी मटेरियल ऑफ ए डिसिप्लिन, किसी अनुशासन का विषय वस्तु क्या है। अनुशासन में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु उसके क्षेत्र को निर्धारित करती है। कौन सी विषय वस्तु शामिल की जाएगी अथवा कौन सी विषय वस्तु शामिल नहीं की जाएगी। इट इज़ बिलोंग टू सब्जेक्ट मैटर, ये विषय वस्तु से संबंधित है। इसका मतलब कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ एनी डिसिप्लिन, स्कोप ऑफ एनी डिसिप्लिन और स्कोप ऑफ any study of subject concerned with three basic terms, which number one is subject matter, विषय वस्तु, second is vocabulary, शब्दावली, and then third is political perspective, राजनीतिक दृष्टिकोण अथवा नजरिया। विषय वस्तु कंटेंट और करिकुलम को डिफाइन करती है। वोकेबलरी उस अपने डिसिप्लिन के स्पष्ट टर्म होते हैं, स्पष्ट टर्मिनोलॉजी होती है जो उसी सब्जेक्ट में यूज की जाती है। जैसे कि इकोनॉमिक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, केमिस्ट्री की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, पॉलिटिकल साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। ऐसे ही सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी के अपने टर्म्स होते हैं। हालांकि कुछ टर्मिनोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी भी होते हैं, परंतु बेसिकली अपने सब्जेक्ट की एक स्पेसिफाई वोकेबलरी भी होती है। तीसरा है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। यहाँ हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप की परिचर्चा कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक लाइफ के बारे में, पब्लिक बिहेवियर के बारे में, पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में प्रत्येक व्यक्ति की क्या राय होती है, क्या उसका नज़रिया होता है, वह उसको किस स्वरूप में देखता है। राज्य, राज्य की प्रतिनिधि, राज्य की स्थायी कार्यपालिका, राज्य के अस्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक प्रतिनिधि क्या कार्य करते हैं, वह कैसा निर्णय लेता है, कोई भी रेगुलेशन बनाया जाता है, रूल्स बनाया जाता है, लॉज बनाया जाता है, उन सब के बारे में व्यक्ति का क्या राजनीतिक दृष्टिकोण होता है। इसे हम एक अलग टर्म्स के रूप में कहें तो ये बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन करता है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। देन द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय हिस्टोरिकली, वह ऐतिहासिक रूप से निर्धारित होता है। इसका मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र किसी एक सीमा से बंधा हुआ नहीं है, उसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में या एनी ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस होती है, उसकी जो लेबोरेटरी होती है वो लिविंग वर्ल्ड होता है, जहाँ आप रहते हैं वो पूरी दुनिया है। इस पूरी दुनिया को ही राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कि राजनीतिक प्रयोगों की अनुसंधान के रूप में या सबसे बड़ी प्रयोगशाला फ्रांस को माना जाता है, जहां बहुत ज़्यादा राजनीतिक परिवर्तन और बदलाव हमें शताब्दियों तक देखने को मिले। इसलिए यहाँ भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वह है स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिटरमाइंड बाय द कंट्री, बाय द टाइम एंड बाय द सिचुएशंस। परिस्थितियों के द्वारा, देश की माध्यम से, अथवा एक टाइमलाइन होती है उसके माध्यम से निर्धारित होता है। जैसा कि जी की रॉबर्ट्स राइट्स इन हिज आर्टिकल, जी की रॉबर्ट्स ने अपने आलेख में लिखा है,
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे शीर्षक से जो आलेख प्रकाशित हुआ उसमें जी.के. रॉबर्ट्स कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज नथिंग। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं है। यह कोटेशन बेसिकली इस समस्या को अभिव्यक्त कर रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के स्कोप के अंतर्गत क्या शामिल किया जाना चाहिए और क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मोहम्मद बouazizi का मैंने उदाहरण दिया, जो कि 26 वर्षीय युवा ट्यूनीशिया की सड़कों पर फल विक्रेता के रूप में, थोक विक्रेता के रूप में, फुटकर विक्रेता के रूप में कार्य करता है, अपनी आजीविका चलाता है। हाई स्कूल पास करके उसने स्कूल शिक्षा को छोड़ दिया है क्योंकि उसके परिवार की जो आवश्यकताएं उन्हें पूर्ण करने के लिए उसे ऐसा व्यवसाय करना पड़ता है। परंतु वह ट्यूनीशिया के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान है। बार बार उससे रिश्वत ली जाती है, पैसे मांगे जाते हैं, उसको भगा दिया जाता है या बिना पैसे दिए उससे फल खरीद लिए जाते हैं। इन सब से परेशान होकर वह गवर्नर हाउस कंप्लेंट रजिस्टर्ड करता है, अन्य अथॉरिटीज़ में कंप्लेंट रजिस्टर्ड करता है, परंतु उसकी ग्रीवेंसेस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंततः उसने आत्महत्या का प्रयास किया और 17 दिसंबर 2010 की यह घटना जनवरी 2011 के अंतर्गत उसकी मृत्यु हो जाती है कोमा में रहने के पश्चात। इसके बाद दुनिया के लगभग एक दर्जन से ज़्यादा, 12 देशों से भी ज़्यादा, 13 देशों में लगभग शासकों को अपनी सत्ता गंवाना पड़ा। इस लहर के अंतर्गत अरब स्प्रिंग जिसे कहा जाता है, 40 सालों से सत्ता पर काबिज मिस्र के शासक होस्नी मुबारक को भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। छोटी सी परिघटना ने विद इन द नेशंस की जो पॉलिटिक्स थी उसको बहुत अधिक प्रभावित किया और चेंज किया। इसलिए विद इन द नेशंस, जिसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रूप में जानते हैं, एवरीथिंग सब कुछ है ये घटना के रूप में, एंड इट इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। वह केवल एक व्यक्ति की आत्महत्या का मामला है। यहाँ हजारों मारे जाते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड से 1984 में ऐसी परिघटना भोपाल त्रासदी के नाम से, कच्ची शराब के माध्यम से 200-300 लोग मारे जाते हैं, बहुत से लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। परंतु इन पिछड़े हुए देशों में इन घटनाओं से शासकों की सत्ता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है या वे बहुत से देशों की अधिसत्ता को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है। चाइना का उदाहरण हम ले सकते हैं, जहाँ थियानमिन चौक नरसंहार 1989 रक्तपूर्ण दमन किया गया विश्वविद्यालय के छात्रों का। परंतु इस परिघटना से दुनिया की राजनीतिक परिदृश्य में विद इन दी कंट्रीज कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इट इज़ नथिंग। हैरी एक्स्टीन सेज दैट द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एन ट्रांजिशन फेज। तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वह संक्रमणकालीन अवस्था में है। 1920-30 के दशक में इस विषय का इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट या इंडिपेंडेंट अस्तित्व आया है, स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्थापित हुआ है, जो 1970 के दशक से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ट्रेडिशनल एरा से लेकर मॉडर्न एरा एंड मॉडर्न एरा से लेकर पोस्ट मॉडर्न एरा के अंतर्गत इसकी स्कोप जो है लगातार परिवर्तित होता जा रहा है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, उसकी टर्मिनोलॉजी बदलती जा रही है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में चेंज आता जा रहा है। इसलिए हैरी एक्स्टीन का ये कहना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप ट्रांजिशन फेज का सामना कर रहा है। The scope of comparative politics have emerged in 3 different phases which following are। तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है उसको 3 भिन्न दृष्टिकोणों में हम देख सकते हैं, 3 भिन्न फेजेज में हम इसको देख सकते हैं, चरणों में। फर्स्ट जो फेज है प्री मॉडर्न एरा के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी टाइमलाइन 4th BC से 19th सेंचुरी तक मानी जाती है। हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स से लेकर लावेल की गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप 1896, अरिस्टोटल से लावेल तक की जो टाइम लाइन है उसे हम प्री मॉडर्न एरा ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कह सकते हैं। यह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का प्री मॉडर्न एरा था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप को डिसाइड करने वाला पूर्व आधुनिक काल था। सेकेंड,
modern times and behavioralist phase which start in 19th century and till 1970 फ्रॉम ग्राहम वालास टू डेविड ईस्टन। हम ऐसे कह सकते हैं ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 एंड डेविड ईस्टन्स पॉलिटिकल सिस्टम 1953 एंड देन सो एंड मैनी जो बुक्स डेविड ईस्टन के द्वारा लिखी गई हैं उन रचनाओं से हम मान सकते हैं कि 1969 का जो सम्मेलन है वहाँ तक का काल 1969 इट मीन्स अराउंड 1970 तक का जो टाइम पीरियड है उसे मॉडर्न एरा ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। देन थर्ड फेज वाज नोन एज पोस्ट मॉडर्न एरा विच स्टार्ट आफ्टर 1970 फ्रॉम ईस्टर्न टू पीटर इवांस एंड कंटिन्यू। डेविड ईस्टन से लेकर पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट पीटर इवांस एंड कंटिन्यू सोन जो जारी है, ऐसे काल को हम पोस्ट मॉडर्न एरा उत्तर आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आइए इन टाइमलाइन में क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप में इन्वॉल्व था और वो कैसा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था, क्या वोकेबलरीज थी और कैसी स्टडी मैटर रहा है, कैसा स्टडी मैटर रहा है। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन प्री मॉडर्न एरा। In its earliest incarnation, the comparative study of politics comes to us in the form of studies done by Greek philosopher Aristotle. यूनानी राजनीतिक चिंतक अरस्तु के द्वारा ही या अरस्तु के साथ ही तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की शुरुआत होती है। इसकी बिगिनिंग मानी जा सकती है। अरिस्टोटल स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 158 स्टेट्स एंड क्लासिफाइड them into a typology of regimes। राज्यों के वर्गीकरण के रूप में अरस्तु के द्वारा 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक साइंटिफिक शुरुआत की। एक वैज्ञानिक श्रीगणेश करने का श्रेय अरिस्टोटल को जाता है, इसीलिए अरिस्टोटल यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं। His classification was presented in terms of both descriptive and normative categories। उसके द्वारा राज्यों का वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया, अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत राज्यों के वर्गीकरण को हम न केवल वर्णनात्मक अपितु मानकात्मक और वर्णनात्मक दोनों ही कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसी श्रृंखला में रोमन थिंकर्स सच एज पोलिबियस एंड सिसरो हु कंसिडर्ड देम इन फॉर्मल एंड लीगलिस्टिक टर्म्स। औपचारिक और वैधानिक टर्म्स के साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन किया गया है रोमन थिंकर्स के द्वारा। बेसिकली पोलिबियस ने डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ पावर्स के रूप में, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रोमन एम्पायर और स्टेट की सक्सेस को अभिव्यक्त किया है। सॉरी। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन मॉडर्न प्री मॉडर्न एरा कंसर्न विद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ regime types reappeared in the 15th century with Machiavelli's works, The Prince and the Discourses of Livy। 15वीं शताब्दी में कंपैरेटिव स्टडी को फिर से आने का अवसर मिला अथवा तुलनात्मक राजनीति पुनः उभरकर सामने आई, जो कि मुख्य रूप से मैकियावेली की रचनाओं में हमें दिखाई देती है। मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी के अंतर्गत व्हाट शुड बी, क्या करना चाहिए, इनके बारे में अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। विवेचन किया गया है कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, शेर जैसा साहस, लोमड़ी जैसी चतुराई, घोड़े जैसा शरीर, व्यक्ति जैसा चेहरा। इसी के साथ डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की चर्चा भी की गई है, जो कि डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टर लेवल ऑफ सिटीजन पर आधारित होता है। वह नागरिकों के चरित्र का स्तर क्या है, अगर वो बेटर कैरेक्टर को होल्ड करते हैं तो रिपब्लिक होगा, और यदि वो कैरेक्टरलेस होते हैं तो उनके लिए टाइनी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इटली के 5 बटे हुए छोटे छोटे राज्यों को एक करने के लिए नेशनलिज्म और टाइनी गवर्नमेंट को अनुकूल माना। इसलिए मैकियावेली ने भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत उसकी विकास यात्रा में, उसके स्कोप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है।
Then two French philosophers, number one is Jean Bonda and second was Montesquieu. The six books of Republica written by Jean Bonda, बोदिन के द्वारा सीमित प्रभु सत्ता का भी जिक्र किया गया, धार्मिक मठाधीशों की जो प्रभु सत्ता होती है उसका भी विवेचन किया गया। जीन बोदिन ने कंपेरिजन, जो स्टेट पावर और सॉवरेंटी की बात कही गई है, किंग्स की पावर एंड सॉवरेंटी की बात कही गई है, रिलीजन के जो बैरियर होते हैं उनकी बात की गई है, उसमें धार्मिक जो युद्ध हुए हैं उन युद्धों के बारे में कंपेरिजन किया गया है, और एक गणतंत्र को श्रेष्ठ शासन के रूप में भी अभिव्यक्त किया है। एंड देन मॉन्टेस्क्यूज वर्क द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ट्रायंगल थ्योरी के रूप में, या हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन के रूप में, जो कि जिसका सैद्धांतिक स्वरूप या आरंभिक अवस्था को जिसकी आरंभिक अवस्था को रोमन विचारक पोलिबियस के द्वारा भी डिफाइन किया गया, परंतु पोलिबियस का क्लासिफिकेशन और मोंटेस्क्यू क्लासिफिकेशन दोनों अंतर हैं। एक विभाजन विविधीकरण से जुड़ा हुआ है, दूसरा पृथक्करण से जुड़ा हुआ है। अर्थात लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी तीनों ही जो गवर्नमेंट के पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन भी सेपरेट होने चाहिए, पावर्स भी सेपरेट होने चाहिए, और वो एक दूसरे में इंटरफेयर भी नहीं करने चाहिए। चेक एंड बैलेंस थ्योरी को बाद में इसमें ऐड किया गया, जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं या फीचर्स हैं। इसीलिए मोंटेस्क्यू को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेलेक्चुअल फादर भी कहा जाता है। In the 19th century, J.S. Mill and E.F. Freeman made good efforts to compare the state and government. इन दोनों के बीच तुलना करके उन्होंने तुलनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। What is the state and what is the government? गवर्नमेंट क्या है, स्टेट क्या है? It means compare between state and governments. ये उस नज़रिए को अभिव्यक्त करने का प्रयास है जो मैंने आपको पहले अभिव्यक्त किया है संरचना के रूप में, कि केवल ये कंपेरेटिव गवर्नमेंट से थोड़ा सा, कंपेरेटिव गवर्नमेंट जो होती है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की है, परंतु ये वास्तव में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स नहीं रही है। देन एडी टाकविले ने फील्ड वर्क के रूप में हिज वर्क डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1830 टू 1835, डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1830 नाम से जेडी टाकविले ने फील्ड वर्क करके जो डेमोक्रेसी के बारे में, अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में जो फील्ड वर्क किया है, कंपैरिजन किया है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बारे में, डेमोक्रेटिक बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स के बारे में फील्ड वर्क करके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को गति प्रदान करने में एडी टाकविले का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एंड द लास्ट इन 1896 E. Lavelle published his work Governments and Parties of Continental Europe, which was the comparative study of various political systems like France, Germany, Italy, Austria, Hungary, Switzerland. यूरोपीय देशों की जो राजनीतिक प्रणालियां हैं, विविध राजनीतिक प्रणालियों का कंपैरेटिव स्टडी करने में लावेल ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है उन देशों की राजनीतिक प्रणालियों में, कि गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, किस तरह से गवर्नमेंट्स को पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है, या राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, इसका कंपैरिजन लावेल के द्वारा किया गया है। लावेल की इस कृति को हम प्री मॉडर्न एरा की लास्ट कृति मान सकते हैं। प्री मॉडर्न एरा बेसिकली इट वाज फिलोसॉफिकल, वह दार्शनिक था, नॉर्मेटिव मानकात्मक था, डेस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक था, लीगलिस्टिक वैधानिक था, और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यहाँ स्टेट, गवर्नमेंट इत्यादि का जिक्र किया गया है। अगर एक ब्रीफ, या मैं कहूँ कि एक शीर्षक के रूप में, एक छोटे से जैसे निबंध का शीर्षक होता है, ऐसे ही ऐसे के एंटाइटल के रूप में मैं कहूँ तो प्री मॉडर्न एरा का जो स्कोप है उसको केवल एक टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, scope of comparative politics in pre-modern era known as comparative government. Then next, scope of comparative politics in modern era. बेसिकली जो आधुनिक युग है तुलनात्मक राजनीति का, उसकी वास्तविक शुरुआत व्यवहारवादी क्रांति से मानी जाती है, परंतु व्यवहारवादी क्रांति की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वह ग्राम वालास की रचना ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 ग्राम वालास की रचना, देन आर्थर बेंटली की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, देन चार्ल्स ई मैरियम, देन डेविड ईस्टन, एंड तमाम तरह के विचारकों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
व्यवहारवादी क्रांति ने तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र को, शब्दावली को और राजनीतिक परिदृश्य को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। इन दिस एरा जेम्स ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसी, इम्पोर्टेंट वर्क जो किया गया जेम्स ब्राइस के द्वारा, हरमन फाइनर के द्वारा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स 1932, कार्ल जे फेडरिक ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1937, रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज इन 1915 एंड मॉरिस दुर्वर्जर के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज इन 1950। ये क्लासिकल वर्क किया गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप को डिज़ाइन करने में। इन सब ने, आप देख रहे हैं, उनका नोमेनक्लेचर इसी तरह से रखा गया है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, सिद्धांत और व्यवहार, मॉडर्न डेमोक्रेसी आधुनिक लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र, राजनीतिक दल और राजनीतिक दल। इसका मतलब अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। डेविड ईस्टन्स पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, कार्ल डाइस सोशल मोबिलाइजेशन थ्योरी, एडवर्ड सील्स सेंटर एंड पेरिफेरी थ्योरी, theories of modernization by David Apter, Rocken, Stendhal, and Ward, the theory of political development by Armand, Coleman, Pai, Verba, also claimed contained universal relevance। सार्वभौमिक प्रासंगिकता के रूप में इन विचारकों ने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिन सिद्धांतों को हम वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखकर उन देशों का अध्ययन कर सकते हैं, तीसरी दुनिया के देशों का अध्ययन कर सकते हैं। फैक्ट्स पर बल दिया गया है। अकॉर्डिंग टू विडा, डेवलपमेंटलिज्म वाज परहैप्स द डोमिनेंट कॉन्सेप्चुअल पैराडाइम ऑफ दिस टाइम। विभागीकरण का जो सिद्धांत है वो एक महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में या प्रभाव के रूप में, या हम कह सकते हैं प्रभुत्ववादी अवधारणा के रूप में, एक पैराडाइम के रूप में वह इस युग में स्थापित होता है। टू ए कंसिडरेबल extent, the interest in developmentalism emanated from US foreign policy interest in developing countries to counter the appeals of Marxism and Leninism। अमेरिकी विदेश नीति के हितों में जो बदलाव आया विकासशील देशों को लेकर, मार्क्सवाद और लेनिनवाद काउंटर अपील के रूप में मार्क्सवादियों ने, न्यू मार्क्सिस्ट ने कॉलोनिज्म और न्यू कॉलोनिज्म के विरुद्ध, ऐसे तीसरी दुनिया के शोधार्थियों ने, सब ने अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया, उनको एक्सेप्ट किया गया। तीसरी दुनिया में कह सकता हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया। इट वाज कंसर्न विद एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली फैक्ट्स पर बल देता है, न्यूट्रल वैल्यू की बात कहता है या वैल्यू फ्री स्टडी की बात कहता है, एम्पिरिकल और एनालिटिकल की बात कहता है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पर यह बल देता है। ये तमाम तरह की विशेषताएं इस एरा की रही जिसने तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। देन स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन पोस्ट मॉडर्न एरा, उत्तर आधुनिक और उत्तर व्यवहारवादी युग में तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र, उसकी शब्दावलियां और राजनीतिक परिदृश्य कैसा रहा है, in which these institutions and regulations function in Western liberal democracies. During the later 1970, early 1980s, number of theories and subject matter emerged into the field of comparative politics। तुलनात्मक राजनीति के इस दशक में जब तुलनात्मक राजनीति को ख्याति प्राप्त हुई, अनेक सिद्धांतों का, अनेक प्रकार की विषय वस्तु का, अनेक प्रकार की शब्दावलियों का उदय हुआ, जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति की स्वरूप को परिवर्तित करके रख दिया। दुनिया भर में तुलनात्मक राजनीति एक प्रसिद्ध होते विषय के रूप में स्थापित हुआ। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंटलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म, जो स्थापित सिद्धांत मॉडर्न एरा के थे, उन सिद्धांतों को चैलेंज दिया गया, उनको चुनौती प्रदान की गई कि वो वास्तव में, जैसे कि डेवलपमेंट थ्योरी या पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसको चैलेंज किया गया कि इस
वेस्टर्न मॉडल से, लिबरल मॉडल से वास्तव में डेवलपमेंट होता ही नहीं है। ये पश्चिमी देशों की नकल करने का आधार है। मॉडर्नाइजेशन केवल पाश्चात्य देशों की नकल करने से मॉडर्नाइजेशन नहीं होता। जैसा मैंने कई बार बताया कि मॉडर्नाइजेशन को इस बात से विकासशील देशों ने जोड़ लिया कि इंटरनेशनल ड्रेस कोड, जींस और टी शर्ट फॉरेन कंट्रीज में पहनते हैं, विदेशों में पहनते हैं, फॉरेन में पहनते हैं। ऐसे ही वेशभूषा को पिछड़े हुए देशों के नागरिकों ने धारण कर लिया। परंतु क्या स्विट्जरलैंड के उस नागरिक के चिंतन या मानसिक स्थिति को जींस और टी शर्ट पहनने से अर्जित किया जा सकता है? क्या ब्रिटिश सिटीजन के सिविक सेंस को, जो शताब्दियों से डेवलप हुआ है, भारत का कोई नागरिक जींस टी शर्ट को पहनकर उसको प्राप्त कर सकता है? क्या वह अपने कैरेक्टर को विकसित कर सकता है, नागरिक समझ को बढ़ा सकता है, चेतना को बढ़ा सकता है? क्या वह पब्लिक वेलफेयर या जो पब्लिक अफेयर्स होते हैं उन सार्वजनिक मुद्दों पर समय निकाल सकता है? क्या वो जींस टी शर्ट पहनकर ग्राम सभा में पहुंच जाएगा? क्या वह सिविल सोसाइटी के रूप में रोल प्ले करेगा? क्या वह न्यायपालिका के दरवाजे पर जा सकता है? ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसलिए मॉडर्नाइजेशन नहीं लेकर आया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेकर नहीं आया, और व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान या तुलनात्मक राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान नहीं बना पाई। These theories included bureaucratic authoritarianism, system theory, and transition to democracy, neoliberalism, and the politics of structural adjustment, and so on. बहुत से सिद्धांतों को स्थापित किया गया, बदलाव किया गया और उसमें परिवर्तन देखने को मिला। The postmodern era challenged all the earlier established models of knowledge and understanding of behavior period. व्यवहारवादी युग में जितने भी सिद्धांतों को और प्रतिमानों को स्थापित किया गया, पोस्ट मॉडर्न एरा ने उन्हें चैलेंज कर दिया। इट क्लेम द सोशल फैक्ट्स आर सोशल कंस्ट्रक्ट्स। सामाजिक जो तथ्य होते हैं वो ही सामाजिक संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। उन्हें हमें समझना होगा, समाज की वास्तविकता को, एक्चुअलिटी को समझना होगा, यथार्थवाद को समझना होगा। उसको समझकर कि समाज में क्या चल रहा है, डेवलपमेंटलिज्म को हम लेकर डेवलपमेंट थ्योरी का अध्ययन नहीं कर सकते। हमें उन मूवमेंट का अध्ययन करना होगा, मल्टीकल्चरलिज्म का अध्ययन करना होगा, पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन करना होगा। जो मास मूवमेंट हैं, जो ट्राइब्स के मूवमेंट हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट हैं, वुमेंस मूवमेंट हैं, चाइल्ड्स मूवमेंट हैं, सिविल सोसाइटी के मूवमेंट हैं, आदिम कबीलों के जो आंदोलन हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको बनाए रखने के लिए, या क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है, इन सब के बारे में अध्ययन करना होगा। इन सब को शामिल किया गया। पोस्ट मॉडर्न एरा ने तुलनात्मक राजनीति को चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया, और यही कारण है कि उसने जब पूरी दुनिया को अपने में समाहित कर लिया, तब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक पॉपुलर सोशल सब्जेक्ट के ब्रांच के रूप में स्थापित हुआ। इसी के साथ आज का व्याख्यान स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स समाप्त हुआ। आप सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।